अपने सुनहरे और रहस्यमय अतीत की वजह से आज भी मैं लोगों के कौतूहल का विषय बना हुआ हूँ। ढेरों राज मेरी इस मिट्टी में दफन है और हजारों साल का मेरा इतिहास है। मैं मिस्र बोल रहा हूँ। नील नदी के किनारे और दूर तक फैले सहराओं के बीच मेरा अस्तित्व है। न जाने कितनी सभ्यताओं को मैंने पनपते और खत्म होते हुए देखा है। जिन्होंने मुझ पर राज किया उन्हें फराओं कहा गया। इन फराओं ने रहस्य की दुनिया में खुद को अमर कर दिया। वादिये मुल्क के मकबरों में सोते हुए इन फराओं का जीवन सत्ता सार और साजिशों से भरा हुआ था। ये मकबरे इस उम्मीद में बने हुए थे कि उनको मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास था। वह सत्ता की ताकत पर हमेशा अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने पता नहीं कितने मजलूमों को मौत के घाट उतार दिया। फराओं को रूहानी ताकतों पर बहुत भरोसा था और इसी वजह से उनके दरबार में तांत्रिक और ज्ञानी जादूगरों का खास स्थान हुआ करता था। वो सितारों की चाल देखकर ही किसी काम की शुरुआत करते थे और जो काम मुश्किल होते उनमें तंत्र मंत्र या मृत्यु आत्माओं का सहारा लेते। वादिये मुल्क में खड़े हुए ये खामोश मकबरे इतनी सदियां बीतने के बाद भी मुझे डराते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ मकबरे शापित हैं और इनके श्राप का असर ता कयामत रहेगा। इन मकबरों की रक्षा अभी मंत्रित मंत्र और मृत्यु आत्माएं करती है, लेकिन शापित मकबरे में सबसे रहस्यमयी कहानी फराओ तूतनखामन और रानी नेफरतीती की है। फराओ तूतनखामन, जिसके बारे में दुनिया 80-90 साल पहले तक अनजान थी, वो ईसा से 1300 वर्ष पूर्व मुझ पर राज करता था। उसके पिता राजा अखनातन थे। अखनातन का किस्सा भी बहुत दिलचस्प है। उसका नाम धार्मिक क्रांति चलाने की वजह से इतिहास से लगभग मिटा दिया गया था। उसने सूर्य देवता की उपासना के अलावा तमाम देवताओं की उपासना पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसकी शादी बेहद खूबसूरत नेफरतीती से हुई थी। नेफरतीती के हुस्न का कोई मुकाबला न था। उसका एक एक अंग जैसे सांचे में ढला था और देखने वालों को कुछ देर के लिए ठहरने पर मजबूर कर देता था। अखनातन पर उसका असर बहुत ज्यादा था और वो उसे हमेशा अपने साथ रखता था। नेफरतीती का असर इतना था कि अखनातन राजकाज में भी उसकी सहायता लेता था। नेफरतीती काफी महत्वाकांक्षी थी। उसे राजनीति और सत्ता में बहुत दिलचस्पी थी। अखनातन ने 1-2 शादियां और की थी, लेकिन महारानी का दर्जा नेफरतीती को मिला था। तमाम सुख नेफरतीती के कदमों में थे, पर एक दुखद पहलू उसके साथ जुड़ा हुआ था कि उसने राजा को कोई बेटा नहीं दिया था। लड़के की चाहत में उसे 6 बेटियां हुई। वो राजा को कोई वारिस न दे सकी। इस बात का उसे बेहद अफसोस था। जब नेफरतीती से कोई बेटा नहीं हुआ तो मजबूरन राजा अखनातन को दूसरी रानियों के पास जाना पड़ा और नेफरतीती का अफसोस जलन और क्रोध में बदल गया। राजा को अपना वारिस तूतनखामन के रूप में मिला। तूतनखामन की मां किया राजा की बहन थी। उस समय सगे रिश्तों में शादी होना बहुत आम था। वारिस देने की वजह से अखनातन इस रानी को भी काफी तवज्जो देने लगा था और ये बात नेफरतीती के लिए बर्दाश्त से बाहर थी। लेकिन राजा को खोने के डर से वो अपने जज्बात को काबू में रखती थी। कभी भी अपनी नफरतें खुलकर जाहिर नहीं करती थी। वक्त गुजरता गया और एक दिन अचानक राजा अखनातन की मृत्यु हो गई। तूतनखामन उस समय बहुत छोटा था और राज करने के लायक नहीं था। वक्त की नजाकत को देखते हुए नेफरतीती ने राज्य की कमान अपने हाथों में ले ली और मुझ पर हुकूमत करने लगी। वो एक महत्वाकांक्षी और दूरंदेश औरत थी। उसने बहुत जल्द अपना दबदबा कायम कर लिया। कहने को तो वो राज कर रही थी, मगर इस हकीकत से वो अनजान न थी कि ये मुकाम बस कुछ ही दिनों का है। इधर तूतनखामन समझदार हुआ नहीं कि उसके हाथ से तख्त फिसल जाएगा। अब हर दम तूतनखामन उसकी आंखों में कांटे की तरह चुभने लगा, मगर चूंकि वो एक सातिर औरत थी तो उसने किसी को भी अपनी नफरतों का एहसास नहीं होने दिया। इसके उलट अब वो तूतनखामन को खुद के नजदीक रखती, उस पर अपना प्यार लुटाती और जब उसने सबको यकीन दिला दिया कि वह तूतनखामन की सच्ची हमदर्द है, तब वो अपना खतरनाक मंसूबा अमल में लाई। उसने मिस्र के सबसे बड़े तांत्रिक को तलब किया। वो चाहती थी कि तूतनखामन में कुछ ऐसा ऐब पैदा हो जाए कि वो तख्त पर बैठने के लायक ही न रह जाए। तांत्रिक की मदद से उसने तूतनखामन पर असर कराना शुरू कर दिया। इसी वजह से उसने तूतनखामन को खुद से इतना नजदीक किया था कि वो आसानी से उस पर जादू करा सके। असर इतना खतरनाक था कि तूतनखामन बुरी तरीके से इसकी चपेट में आ गया। उसके बदन की हड्डियां टेढ़ी हो गई, पीठ में कुबड़ निकल आया। वो बिना लाठी के चल भी नहीं पाता था। उसको हड्डियों में इतना दर्द होता था कि वह रात भर चीखता था।
अपने बेटे में आए इस बदलाव से तूतनखामन की मां को शक हो गया। आखिर थी तो वो भी फराओं की बेटी और तंत्र मंत्र का ज्ञान उसे भी था। उसने अपने बेटे को बचाने के लिए उसे महल से दूर कर दिया। अब तूतनखामन महारानी की पहुंच से दूर था और उसके काले जादू से बेअसर था। अपना वार खाली जाता देख नेफरतीती किलस कर रह गई थी। 2-3 साल निकलने के बाद जब तूतनखामन 10 साल का हुआ तब उसकी मां ने दरबारियों की सहायता से उसे तख्त पर बैठाया और नेफरतीती को काबू में रखने के लिए उसकी छोटी बेटी से तूतनखामन की शादी करा दी। कहते हैं कि डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है, मगर नेफरतीती एक ऐसी जहरीली डायन थी जो पोर पोर लालसा में डूबी हुई थी और उसने अपने घर को भी नहीं छोड़ा। तूतनखामन को उसकी मां ताबीजों में और मंत्रों की रक्षा में रखती थी और इस वजह से नेफरतीती कुछ नहीं कर पा रही थी, लेकिन वह हर वक्त मौके की तलाश में रहती और उसे मौका मिल भी गया। तूतनखामन की बीवी और नेफरतीती की बेटी मां बनने वाली थी। राजा का पहला बच्चा था। सभी बहुत खुश थे और रानी किया भी अब इत्मीनान से थी कि नेफरतीती अपनी बेटी का घर क्यों खराब करेगी, मगर वो गलत थी। नेफरतीती तूतनखामन को तो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, उसके वारिस को कैसे बर्दाश्त करती। उसने अपनी बेटी को जाने कौन सी दवा खिलाई कि उसकी जचगी 6ठे महीने में ही हो गई। 6ठे महीने का बच्चा कितनी देर जिंदा रहता, फौरन ही मर गया। नाती की मौत से उसे बहुत सुकून मिला। जल्द ही तूतनखामन को दूसरा बच्चा होने को हुआ। इस बार किया बहुत सावधान थी। उसने महारानी को अपनी बहू के नजदीक न आने दिया और सही वक्त आने पर वो एक खूबसूरत पोती की दादी बन गई। मगर ये खुशी थोड़ी सी ही देर के लिए थी। बच्ची का साल पूरा होते ही वो काल के गाल में समा गई। इस किस्से के बाद रानी किया ने सीधे सीधे नेफरतीती को चेतावनी दी कि अगर उसके बेटे को कुछ हुआ तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन नेफरतीती को सत्ता के आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। वो कुछ भी करके तख्त वापस अपने पास चाहती थी। तूतनखामन की मां तंत्र विद्या में माहिर थी। उसने अपने बेटे को अपनी निगरानी में ले लिया था और इसी वजह से काली शक्तियों का जोर नहीं चल पा रहा था। हालांकि राजा तूतनखामन को काफी बचा कर रखा जा रहा था, मगर पहले से किए हुए जादू का असर उसमें अभी भी था। हड्डियों की बीमारी की वजह से उसका कद छोटा रह गया था और उसकी हड्डियां इतनी कमजोर थी कि अगर उसे कोई कस कर मार देता तो वो बुरी तरह से टूट जाती। नेफरतीती ने अब आर या पार की ठान ली थी। जब जादू टोने से बात न बनी तो उसने उसे दूसरे तरीके से ठिकाने लगाने की सोची। उसके सातिर दिमाग ने फिर से षड्यंत्र रचा, क्योंकि नेफरतीती ने कभी भी खुलकर अपनी भावनाएं जाहिर नहीं की थी। इस भरोसे का उसने फायदा उठाया। राजा तूतनखामन अपनी जिस्मानी तकलीफों से परेशान रहता था। वह इसका कोई अस्थायी इलाज चाहता था। नेफरतीती ने राजा को यकीन दिलाया कि वो उसे ठीक करा सकती है। उसके पास ऐसा इलाज है जिससे न सिर्फ राजा का लंगड़ापन सही हो जाएगा, बल्कि उसकी पीठ का उभार भी खत्म हो जाएगा। राजा महारानी की बातों में आ गया और इलाज के लिए तैयार हो गया। अब नेफरतीती रोज उसे कुनैन की छाल का अर्क पिलाती। कुनैन वैसे तो हड्डी के लिए अच्छी दवा होती है, लेकिन अगर इसे ज्यादा मात्रा में दे तो ये जानलेवा होती है। उसने बहुत सोचकर यह षड्यंत्र रचा था कि कोई भी उस पर उंगली न उठा सके। अर्क पीने के 7-8 दिन के अंदर ही तूतनखामन की हालत खराब हो गई। उसको शीत ज्वर रहने लगा और वो होशो हवास से बेगाना होता गया। बेहोशी की हालत में ही उसकी मौत हो गई। अपने 18 साल के जवान बेटे की मौत से रानी किया गुस्से से पागल हो गई। तूतनखामन के बाद दूसरा कोई वारिस न था। नेफरतीती इसी उम्मीद में थी कि सब उसे ही अब तख्त पर बैठा देंगे, लेकिन उसके अरमानों पर ओस पड़ गई जब रानी किया ने उसकी असलियत दरबारियों और प्रजा को बता दी। नेफरतीती ने अपने बचाव के सभी हरकंडे आजमाए, मगर किसी ने उसकी एक न सुनी। उसे अपनी जान के लाले पड़ गए थे। उधर तूतनखामन की मां चाहती थी कि मौत के बाद तूतनखामन सुकून से रहे, उसे मौत के बाद की जिंदगी में कोई परेशान न करे। इसलिए उसने तूतनखामन के शरीर का मम्मीकरण कराकर वादिये मुल्क के एक ऐसे मकबरे में दफन किया जहां पहुंचना बहुत मुश्किल था और जो लोगों की नज़र से हमेशा ओझल रहता। उस मकबरे में उसने तूतनखामन का सारा सोना, उसकी नन्ही बच्चियों के शव और उसके इस्तेमाल की सभी चीजें रखीं। इसके बाद उसने मृतकों की किताब से बहुत से मंत्र दीवारों पर लिखवाए, ताकि इन मंत्रों की ऊर्जा से तूतनखामन को मौत के सफर और उसके बाद के जीवन में कोई परेशानी न हो। उन्हीं मंत्रों का शक्तिशाली ताबीज अपने बेटे को पहनाया, जिससे कोई भी ताकत उसका नुकसान न करे। उसने एक ठोस सोने का मुखौटा जो हूबहू तूतनखामन की शक्ल का था, उसकी मम्मी के चेहरे पर रख दिया। उस मुखौटे पर गिद्ध और कोबरा नाग बने थे जो मम्मी के रक्षक थे।
रानी ने अपनी तांत्रिक शक्तियों के बल पर उस मकबरे की रक्षा के लिए रूहानी ताकतों का आवाहन किया और उनसे गुजारिश की कि वह इस मकबरे के पहरेदार बने। अगर कोई भी उसके बेटे को जरा भी परेशान करे तो उसकी मृत्यु अटल हो जाए। उसने मकबरा बहुत गुप्त बनवाया था, मगर फिर भी लोगों को मकबरे से दूर रखने के लिए उसने मकबरे के पास 7 कब्रें बनवाई और यह चेतावनी लिखवाई कि मकबरे में जाने वाले पहले 7 लोग इसके श्राप की चपेट में आ जाएंगे और आत्माएं उनका सर्वनाश कर देगी। इस सब के बाद उसने अपनी दृष्टि नेफरतीति की तरफ डाली। नेफरतीति की असलियत जाहिर हो चुकी थी। दरबारी और प्रजा दोनों उसको मार देना चाहते थे, लेकिन वो जमीन दरोश हो चुकी थी। जब वो उन लोगों के हाथ न लगी तो उन्होंने उसके स्मारक और मूर्ति नष्ट करके ही संतोष प्राप्त किया। उसका नाम और हर निशानी इतिहास से मिटा दिया गया। मगर रानी किया का दुख इससे कम न हुआ। उसने नेफरतीति के पीछे रूहानी शक्तियों को लगा दिया। उसके बाद नेफरतीति का क्या हुआ ये मेरे अलावा दुनिया में किसी को नहीं मालूम। आज भी दुनिया नेफरतीति के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहती है। एक फराओ महारानी होने की वजह से उसको भी मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास था। इसी कारण उसने अपना मकबरा भी बनवाया था। मगर वो इन सहराओं में कहाँ दफन है ये रहस्य कभी कोई जान नहीं पाएगा। तूतनखामन अपने वंश का आखिरी राजा था। इस किस्से के बाद तूतनखामन 3000 साल तक सुकून की नींद में सोता रहा। दुनिया उसके बारे में भूल चुकी थी। उसके मकबरे को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, मगर उस तक कोई पहुंच नहीं पाया था। 19वीं शताब्दी में एक दिन इत्तेफाक से एक मजदूर जो अंग्रेज पुरातत्व वैज्ञानिक लॉर्ड कार्नावन और कार्टर के लिए खुदाई कर रहा था, उसे ईंटों की कुछ सीढ़ियां नीचे जाती दिखी। उसने फौरन वैज्ञानिकों को बुलाया। दोनों वैज्ञानिक नीचे सील बंद दरवाजे को देखकर हैरान हो गए, लेकिन प्रचलित श्राप की कहानियों के कारण कोई भी मजदूर दरवाजे की सील तोड़ने को तैयार नहीं था। लॉर्ड कार्नावन उनकी जाहिलियत पर हंसता हुआ खुद ही सील तोड़ने लगा। उसका साथ देने को 4-5 अंग्रेज और साथ आ गए। यहाँ देखने वाली बात यह थी कि दूसरा वैज्ञानिक कार्टन दरवाजा खुलवाने में बिल्कुल मदद नहीं कर रहा था और न ही वो अंदर जाने को बेचैन था। उसे कहीं न कहीं श्राप वाली बात पर विश्वास था। खैर दरवाजा खुल गया और अंदर का नज़ारा देखकर सबकी आंखें फटी रह गई। यहाँ तक कि उन्होंने दीवारों पर लिखी हुई चेतावनी भी नज़रअंदाज कर दी। बल्कि कार्नावन तो खुलेआम इस चेतावनी का मजाक उड़ाने लगा। इन लोगों ने मकबरा क्या खोला, अपनी बदकिस्मती को दावत दे दी। मकबरा खुलने से 1 हफ्ते पहले कार्टन एक कैनरी चिड़िया का जोड़ा लाया था ताकि उसके घर में चिड़िया की मीठी आवाज़ गूंजे। इन चिड़ियों को काफ़ी खुशकिस्मत मानते हैं। चिड़ियों को देखते ही उसके नौकर ने कहा था कि इन चिड़ियों के साथ भाग्य आता है और बहुत जल्द कार्टन को सोने से भरा मकबरा मिलेगा। उसकी बात सच साबित हुई। मगर जिस दिन मकबरा खुला उसकी शाम को नौकर को मनुष्य रुदन की आवाज़ आई। जब उसने बाहर देखा तो हैरान हो गया। चिड़िया के इस जोड़े को एक बड़ा सा कोबरा निगल रहा था। उस दिन बहुत से लोगों ने कोबरा देखने की बात कही थी, जबकि आमतौर पर यहाँ कोबरा सांप की प्रजाति नहीं मिलती। कोबरा का दिखना मकबरे के श्राप का एक इशारा भर था, क्योंकि कोबरे का चिन्ह तूतनखामन के स्वर्ण मुकुट पर था, जो मम्मी के रक्षण के लिए था। फिर उसके बाद शुरू हुआ रहस्यमयी मौतों का सिलसिला। एक एक करके पुरातत्व टीम के लोग मरने लगे। सबसे पहला शिकार लॉर्ड कार्नावन ही बना। मकबरा खुलने के कुछ ही दिनों के अंदर ही उसे मच्छर काटने की वजह से खून का संक्रमण हो गया और वो मर गया। कुछ ने आत्महत्या कर ली। एक ने तो उस इमारत से कूदकर जान दे दी जिसमें तूतनखामन का खजाना रखा था, और साथ में एक खत भी छोड़ा था कि अब वो ये डर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और इसलिए वो दुनिया छोड़कर जा रहा है। कार्टर का निजी सचिव अपने बिस्तर में ही मरा हुआ मिला। इस मिशन में शामिल लॉर्ड कार्नावन के रिश्ते के 2 भाई भी संदिग्ध परिस्थितियों में मरे हुए मिले। मम्मी के एक्सरे करने वाले की भी रहस्यमयी बीमारी से मौत हो गई। इतनी सारी मौतें इस बात का सबूत थी कि ये मकबरा श्रापित है। इन सब में सबसे आखिर में मरने वाला कार्टर था, जो श्राप में यकीन करता था और अपने बचाव के लिए उसने पादरी का सहारा लिया था, मगर ज्यादा समय वो भी नहीं जी पाया। इतना सर्वनाश देखकर ये फैसला लिया गया कि तूतनखामन की मम्मी को लपेटकर वापस उसके मकबरे में रख दिया जाए। तूतनखामन तो एक मासूम कम उम्र का राजा था और उसको बचाने के लिए उसकी माँ ने मकबरे को श्रापित किया था। मैं ये सोचकर कांप जाता हूँ कि अगर कहीं दुर्भाग्य से किसी को नेफरतीति का मकबरा मिल गया तो क्या कयामत आएगी। वो तो एक जहरीली डायन थी। उसका राज छुपा रहे यही सबके हित में है और मैं सदियों से उसका राज अपने सीने में छुपाने के लिए खुद को दाद दे रहा हूँ।
तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप सूर्या टॉक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।